marketstimetv.com में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं ये खबरें आपके लिए काफ़ी अच्छा मुनाफा लेके आ रही होंगी। आज फिर से 5 आपको कमोडिटीज़ की खबरें बताएंगे और 5 इक्विटीज़ की खबरें बताएंगे जो कि काफ़ी रोचक होंगी और उम्मीद करते हैं इस होली के रंग के साथ ये भी अपना रंग मिलाएंगे और आपको काफ़ी सरोवर देंगी। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और जाते हैं आज के 5 इक्विटीज़ की और कमोडिटीज़ की कौन सी बड़ी खबरें हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे आज पहले 5 कमोडिटीज़ की न्यूज़ के साथ। इसमें सबसे पहली खबर जो है वो है पाम ऑयल को लेकर। पाम ऑयल के दाम 2500 तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कहना है दुराब बिस्त्री का, जो कि गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस बार पहले भी ये बात कही थी कि पाम ऑयल को लेकर लगातार स्पेकुलेशन बढ़ी हुई है और ये स्पेकुलेशन सकती है। उनका ऐसा कहना है कि मई के अगर आप वायदा को देखेंगे तो हो सकता है इसके अंदर दामों में कुछ और तेज़ी आती हुई दिखे। उनका ये सबसे जो बड़े रीज़न जो गिनवा रहे हैं कि पाम ऑयल में क्यों तेज़ी आ सकती है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है कि मलेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक लगातार घट रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जो पहले 17 लाख टन के आसपास हुआ करता था स्टॉक, अब वो घटकर 15 लाख टन हो गया है, जिसकी वजह से दामों में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर, वो जो रीज़न जो बता रहे हैं पाम ऑयल के बढ़ने का, वो ये है कि मलेशिया के अंदर सूखा पड़ सकता है। अगर सूखा पड़ता है तो नो डाउट स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि मलेशिया में इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पर कुछ सूखा पड़ जाए, जिसके चलते जो कुल मिला के स्टॉक होगा उसके अंदर कमी आएगी। तो मलेशिया की वजह से हो सकता है पाम ऑयल के दाम और तेज़ी से आपको बढ़ते हुए दिखें। इसके अलावा जो तीसरी अहम वजह बताई जा रही है वह है कि बायोडीजल के लिए इंडोनेशिया में बढ़ सकती है पाम ऑयल की खपत। असल में बायोडीजल के लिए भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसकी खपत बढ़ने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो जो डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है वो पूरी तरह से मलेशिया के इस समय हाथ में बना हुआ है और वहाँ के वेदर के हाथ में भी है। अगर सूखा पड़ता है तो नो डाउट स्थिति गंभीर होगी। इसके अलावा जो खपत बढ़ रही है ये भी एक बड़ा वजह बन सकती है और कुल मिलाकर जो स्टॉक में कमी आ रही है ये तीसरी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे हो सकता है पाम ऑयल के दाम आपको कुछ बढ़ते हुए दिखें। आगे बढ़ते और बात करते हैं सोया मिल्क के एक्सपोर्ट की। रोचक आंकड़ा ये है कि 65% तक इस बार एक्सपोर्ट जो है वो सोया मिल्क की तरफ से कम होता दिख रहा है। जो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि जहाँ पे फरवरी 2014 के अंदर जहाँ पे करीब 1.25 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था सोया मिल्क का, वो अब घटकर सिर्फ 64,000 टन ही रह गया, यानी कि कुल मिला के 65% तक का नुकसान बताया जा रहा है। इसके अलावा कुल अगर ऑयल मिल्क का एक्सपोर्ट देखें तो वो भी 43% घटता हुआ नजर आया है। ये आंकड़े काफ़ी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जो ईरान है, जो कि भारत का जो सबसे बड़ा खरीदार है ऑयल का, उसने इस बार इम्पोर्ट कम किया है। उसका जो इम्पोर्ट है वो करीब 68% के आसपास घट गया है। ईरान का अपना इंपोर्ट, यानी कि ईरान की जो खपत है वो करीब 68% इंपोर्ट के तौर पर कम हुई है, जिससे भारत में एक्सपोर्ट करने वाले सोया मिल उनका बुरा हाल है और लगातार हमने देखा एक्सपोर्ट के आंकड़े चिंता पैदा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि करेंसी फ्लक्चुएशन भी एक बड़ा कारण रहेगा, लेकिन इसके अलावा ईरान जो सबसे बड़ा खरीदार है इसने भी काफ़ी स्थिति को खराब किया है। इसके अलावा एक और रोचक जो आंकड़ा है, हालांकि सरसों खल से, इसमें जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें करीब 50% के आसपास एक्सपोर्ट बढ़ गया है, जो बढ़कर अब करीब 66,000 टन के आसपास का हुआ है, जो कि पिछली बार के अगर आप मुकाबले देखें तो जहाँ पे सिर्फ 44,000 टन के आसपास ही था, वो सरसों के अंदर अब लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये एक अच्छी खबर कम से कम सरसों खल के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग आती हुई दिखी है। एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करें जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, वह है कैस्टर खल का। यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है 10 गुना तक हो गया है। ये एक अच्छी खबर हो रही है कि कैस्टर खल का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 10 गुना तक हो गया और जनवरी में जहाँ पे सिर्फ 5,000 टन के आसपास कैस्टर खल का एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो बढ़कर अब 91,000 टन के आंकड़े को भी पार कर गया। और जानकारी कहते हैं कि हो सकता है आगे वाले दिनों में भी इसके अंदर कुछ और बढ़ोतरी आती हुई दिखे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े हमने आपको सरसों खल, कैस्टर खल के बारे में आपको बताया और साथ ही सोया मिल के बारे में भी आपको कुल मिला के आंकड़े जो आज मिले हैं ये आपके ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। तीसरी अहम खबर जो है वो कपास को लेकर है। कपास पर एमएसपी को लेकर गुजरात ने केंद्र से एक गुहार लगाई है कि आप एमएसपी को बढ़ाएं ज़रूर, क्योंकि एमएसपी पहले ही कम है। अभी आपको बता दें 2014-15 के लिए मध्यम कपास की जो एमएसपी है वो 3750 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि 2013-14 के लिए यह सिर्फ 3700 प्रति क्विंटल था, यानी कि सिर्फ 50 रुपये की बढ़ोतरी आई है।
एक पत्र लिखा गया है गुजरात सरकार की तरफ से केंद्र को। हालांकि केंद्र से जब इसके बारे में जानकारी हमने लेने चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो लगातार गुजरात सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और इसको लेकर जो भी फैसला होगा जल्द से जल्द आप तक हम पहुंचाएंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप एमएसपी कपास की कुछ हद तक बढ़ती हुई दिख सकती है। चौथी अहम खबर है जो कि रोज़मर्रा या फिर एक हर किसी से जुड़ी हुई है। आपको एक चीज़ बता दें कि सोने चांदी में आ सकती है गिरावट, सोने के दामों में गिरावट आ सकती है। अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, हो सकता है आपको और गिरावट आती हुई दिखे। असल में 2-3 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से सोने के अंदर दामों में प्रेशर बना हुआ है। पहली बड़ी वजह है कि डॉलर में उछाल है। एक तो ये बड़ा कारण है कि डॉलर में जो तेज़ी आती हुई दिख रही है अलग अलग करेंसीज के मुकाबले, ये गोल्ड के प्राइजेस को बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा जो अमेरिका से आर्थिक आंकड़े भी आ रहे हैं वो लगातार अच्छे आ रहे हैं और इसकी वजह से जो आप हेज कमोडिटीज़ के तौर पर जो सोना इस्तेमाल होता है उसके अंदर प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 11 साल के निचले स्तरों पर पहुँच के डॉलर का इंडेक्स, ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह बताई जा रही है जो कि गोल्ड के प्राइस में हो सकता है आगे चल के कुछ एक प्रेशर दिखाए। बाजार के जानकार ही कहते हैं कि थोड़े बहुत और गिरावट यहाँ पे आ सकती है। तो सोने और चांदी में अगर आप निवेश कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो इस लिहाज से समझें कि शायद सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर हो सकती है बजाय बाइंग ऑन डिप्स के। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा रुकें, हो सकता है आपको सोने के दामों में कुछ और गिरावट आती हुई दिखे। तो ये हमने आपके सामने इस मार्केट की खबरें रखी हैं और अब सिलसिला शुरू करते हैं इक्विटी की मार्केट की खबरों का। तो आज शेयर बाजार के अंदर भी देखें काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। हालांकि कल के सेशन की तरह तो थोड़ा कम था, लेकिन कल तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड थी। लेकिन आज थोड़ा बाजार के अंदर एक ठहराव सा आता है देखें, लेकिन खबरें काफ़ी तेज़ थी आज भी। सबसे बड़ी खबर और आज जो पूरी तरह से छाई रही बाजार में वो रिलायंस इंफ्रा की पीपावाव डिफेंस को खरीदने की डील थी। असल में पीपावाव डिफेंस में रिलायंस इंफ्रा ने करीब 18% हिस्सेदारी खरीदी है और अब रिलायंस इंफ्रा इस खरीद के बाद डिफेंस क्षेत्र में भी उतर आया है। यानी कि अनिल अंबानी अब आपको लड़ाकू जहाज और कई हथियार भी अब बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि 18% के आसपास खरीदारी इन्होंने पीपावाव डिफेंस में की है। कुल मिला के सौदे की अगर वैल्यूएशन आपको बताएं तो करीब 820 करोड़ रुपए के आसपास ये सौदा हुआ है और जो भाव है जिस रेट पे पीपावाव डिफेंस को हिस्सेदारी खरीदी गई है वो 63 रुपये का शेयर था जिसके रेट पे हिस्सेदारी खरीदी गई है। इसके अलावा 26% और हिस्सेदारी के लिए रिलायंस इंफ्रा एक ओपन ऑफर भी लेके आने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, हो सकता है पीपावाव डिफेंस के अंदर कुछ और तेजी आती हुई देखें। जब पीपावाव डिफेंस की मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को हित में रखते हुए ये डील की है और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के जो पीपावाव डिफेंस से जुड़े हुए लोग थे उनको सीधा, जो निवेशक थे उनको सीधा सीधा फायदा आके मिलेगा। तो एक नया बदलाव, एक नई रणनीति, एक नई सोच के साथ यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा उतरा और डिफेंस के कारोबार में अब अनिल अंबानी भी कूद चुके हैं और उन्होंने हिस्सेदारी पीपावाव डिफेंस से खरीदी है, करीब 18% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो ये खबर अपने आप में काफ़ी अहम है। और साथ में इसमें एक और पॉइंट भी आपके सामने रख दें, वो ये है कि शिप बिल्डिंग जैसे सेक्टर में एफडीआई आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। अगर एफडीआई शिप बिल्डिंग सेक्टर में आता है तो नो डाउट ये रिलायंस के लिए काफ़ी विन विन सिचुएशन हो सकती है। हालांकि बाजार के जानकार यही कहते हैं कि दोनों ही कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोनों का जो डील साइज है वो काफ़ी बेहतर रहा है। दूसरी जो अहम खबर है वो कोयले को लेकर है। थर्मल और कुकिंग दोनों तरह का जो कोयला है उसका आयात फरवरी में करीब 31% के आसपास बढ़ा है। आयात यानी कि हम कोयले को जो बाहर से खरीदते हैं वो कोयले का आयात जो है वो 31% बढ़ गया है। और विश्व में जो सबसे बड़ा कोयले का आयातक है वो हालांकि चीन है, क्योंकि चीन की कंजम्पशन स्टोरी काफ़ी तेज़ है। लेकिन भारत का भी आयात कम नहीं है, 31% फरवरी महीने के अंदर ही बढ़ा है और एक करीब बढ़कर अब 180 लाख टन के आसपास हो गया है। असल में भारत में पावर क्षेत्र की जो मांग है कोयले को लेकर वो काफ़ी तेज़ी है। हालांकि कोयले की जो बिडिंग है वो पूरी तरह से जारी है। आज दूसरा राउंड कोयले की बिडिंग को लेकर हुआ, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भारत में जो अपनी कोयले की मांग है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, और भारत भी उन देशों में से है जिसका सबसे ज़्यादा कोयला है। लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया काफ़ी समय से रुकी हुई है, तो इसलिए ये प्रक्रिया में अभी तेज़ीपन आया है। इससे हो सकता है आने वाले दिनों में आप आयात पे थोड़े कम निर्भर हो जाएं। लेकिन फिर भी जो फरवरी का आंकड़ा आया है ये काफ़ी अहम था आपके सामने रखना, ये 31% के आसपास बढ़कर आया है। और अब बात करते हैं सबसे अमीर आदमी की। भारत में जो सबसे अमीर आदमी है, निश्चित तौर पर सबसे अगर पूछा जाए तो कोई भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का नाम बताएगा, लेकिन आंकड़ों में थोड़ा पीछे हट गए हैं। अब सबसे अमीर आदमी जो है वो सन फार्मा के मालिक
दिलीप सांघवी हैं। अब दिलीप सांघवी भारत के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, क्योंकि नेटवर्थ के लिहाज से उन्होंने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को हटा दिया। बुधवार को तेजी के बाद जो दिलीप सांघवी है उनकी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो करीब 1.4 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गए नेटवर्थ के तौर पर, जबकि इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुधवार को जो आंकड़ा आया था वो 1.3 यानी कि 1.3 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पीछे हटी और सन फार्मा आगे आई। असल में सन फार्मा के अगर आप पीछे 2-3 बड़ी डील्स भी देखें तो ये बड़ा कारण रही है। उन्होंने रेनबैक्सी जैसी कंपनीज को खरीदा और उसके अंदर हमने देखा उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से शूटअप हुआ है। रेनबैक्सी के कई मामले चल रहे थे अमेरिका और भारत में, जो कि यूएसएफडीए के साथ जुड़े हुए थे और कई पेचीदगियाँ भी थी, वो धीरे धीरे काफ़ी हल हुई हैं। इसलिए रेनबैक्सी और सन फार्मा के अंदर हमने दोनों के अंदर तेज़ी आती हुई दिखी। सन फार्मा की एक और कंपनी भी है, सन फार्मा एडवांस, जिसको हम स्पार्क के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी हमने काफ़ी तेज़ी से खरीदारी आती हुई देखी। कल ही उनको एक दवा के लिए यूएसएफडीए से लाइसेंस भी मिला है। इसके अलावा सन फार्मा ने भी जीएसके की ऑस्ट्रेलिया की 2 इकाई को खरीदने को जो अनाउंसमेंट किया, ये पिछले 2-3 दिन से सन फार्मा के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले किया और इसी मोमेंटम ने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को नेटवर्थ के मामले में हरा दिया और दिलीप सांघवी देश के सबसे अमीर इंसान बनने में कामयाब हो गए हैं। तो दिलीप सांघवी को मार्केट टाइम्स टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और आपको अहम खबर बता देते हैं जो कि मानसून से जुड़ी हुई है। असल में मानसून इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो इस वजह से क्योंकि ये आंकड़े जो मिल रहे हैं अभी तक ये कह रहे हैं कि अल नीनो का इफेक्ट कुछ खास नहीं होने वाला मानसून पर। अभी तक के आंकड़े, हालांकि इसका आंकलन वापस अप्रैल में भी होगा, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो कम से कम बाजार के लिए एक बेहतर खबर है, अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर खबर है। कुल मिला के भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 120,000 करोड़ की है और उसमें कृषि का जो अपना योगदान है वो करीब 14% है। तो आप समझ सकते हैं कि मानसून कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कम से कम भारत की कृषि के लिए, क्योंकि इरिगेशन को लेकर लगातार भारत के किसान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। अल नीनो इस बार सामान्य अवस्था में है, अभी तक ये आंकड़ा मिला है मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि इसका अप्रैल में एक बार फिर से आंकलन होगा, तो ये एक अच्छी खबर है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार मानसून ना तो डिले आएगा ना ही मानसून कम आएगा, बल्कि मानसून समय पर भी रहेगा और अल नीनो का किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना केवल कृषि बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का तंत्र इसी मानसून की बारिश से जुड़ा हुआ है, जो कि इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और प्राइमरी यानी कि कृषि, इन सभी पे इसका पूरी तरह से दारोमदार होगा। एक और अच्छी खबर आपको चलते चलते बता दें, वो है कि प्लेटिनम बाइक जो है बजाज की, वो वापस उतराई है नए इंजन के साथ, नई तकनीक के साथ वो उतराई है। नया DTS इंजन इसमें लगाया गया है और जो सबसे रोचक बात है कि जो प्लेटिना की इस बार बाइक है वो 95 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से चलेगी, यानी कि जब आप चल रहे होंगे तो 1 किलोमीटर का खर्चा 1 रुपये से भी कम आने वाला है। और ये भारत में बजाज के प्लेटिनम बाइक आपको दे रही है, क्योंकि नए एडवांस इंजन के साथ इसको बाजार में उतारा गया है। रही बात कीमत की, तो शायद आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। 44,500 रुपये के आसपास ही दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है, तो 44,500 रुपये आप खर्च कीजिए और 1 रुपया कम किलोमीटर के हिसाब से इस बाइक को दौड़ाइए, फटाफट दौड़ाइए। 100 सीसी की बाइक है और 100 सीसी की बाइक मेरे को लगता है दिल्ली और दिल्ली NCR में जो रहते हैं उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि दिल्ली और NCR में जाम ही काफ़ी लगता है, इसलिए 100 सीसी की बाइक अपने आप में सफिशिएंट है। तो बजाज की नई बाइक काफ़ी रोचक आंकड़ों के साथ उतरी है और मार्केट में नया कॉम्पिटिशन को जन्म दे रही है, जिसमें अब आपकी सहूलियत के लिए जो बजाज ने ये कंपटीशन क्रिएट किया है, उम्मीद करते हैं आगे चल के ऐसी और कंपनीज भी होंगी जो कि 100 के आंकड़े को भी पार कर जाएंगी। फिलहाल ये जो खबरें थी, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।